नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ में। आज बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले हो रही जुबानी जंग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र तो 22 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है। जनता ने पहले ही इनका मुंह बंद करा दिया है। अब इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कह दिया कि केदार कश्यप गलतफहमी के शिकार है। ऐसा ना हो कि मानसून सत्र में मंत्रियों को सदन से ही भागना पड़ जाए। इस जुबानी जंग ने या तो तय कर दिया है कि इस बार मानसून सत्र हंगामेदार होने वाला है और बालोदा बाजार में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना से लेकर आरंग की कथित मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर कांग्रेस भाजपा को सदन में घेर सकती है। कांग्रेस की कोशिश इन घटनाओं का सियासी मैरिज लेने और सरकार को विफल साबित करने की है, तो वही सत्ता पक्ष विपक्ष की हर कोशिश को नाकाम करने की तैयारी में है। क्या इस बार बालोदा बाजार आरंग जैसी घटनाओं के कारण सत्र के दौरान सरकार को घेरने की कांग्रेस की रणनीति कामयाब हो पाएगी, ये जानने की कोशिश करेंगे आगे चर्चा में। लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। कैबिनेट की जो बैठक होगी उसकी ब्रीफ अलग से दी जाएगी और कैबिनेट की बैठक के उपरांत और 22 तारीख से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। 5 दिनों तक मानसून सत्र चलेगा, लेकिन जिस तरीके से स्थिति है, पूरा विपक्ष विधानसभा और लोकसभा की जो करारी हार मिली है उससे वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि जनता ने उनका मुंह बंद करा दिया है। उनका बड़बोलापन खत्म हो गया है और भगवान उनको सहन शक्ति दे और विभिन्न विषयों पर उनको कहते हैं चिंतन करने का अवसर प्रदान। मुझे लगता है केदार कश्यप जी गलतफहमी में है और वैसे भी गलतफहमी के शिकार बहुत ज़्यादा रहते हैं। मानसून सत्र ऐसा ना हो जाए कि मंत्रियों को सदन से भागना पड़े। कांग्रेस जबरदस्त तैयारी कर रही, हमारे एमएलए जबरदस्त तैयारी कर रहे। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय महंत जी के नेतृत्व में इस समय कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी सदन के बाहर भी लड़ेगी। इसलिए इस मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन रहेगा। आप देखते रहिए, सड़क के बाहर और सड़क के अंदर सरकार के पास जनहित के मुद्दों को लेकर हमारे विधायक उठाएंगे और सरकार पूरी तरह से असहाय नजर आएगी। चलिए, विधानसभा का मानसून सत्र तो 22 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन बहस तो अभी ही छिड़ चुकी है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई किसी को बड़बोला कह रहा है तो कोई किसी को लेकर कह रहा है कि वो कुछ कह नहीं पाएंगे। खैर, अब देखते हैं, इस चर्चा में आगे बात करेंगे। आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, शिव सिंह ठाकुर कांग्रेस से और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का आभार इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सर, आलोक जी, सरकार आपकी है, तो सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। 6 महीने का आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और विधानसभा का मानसून सत्र भी है। इस बार क्या तैयारी है सरकार की, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर लाते हैं। देखिए, सरकार ने जो भी अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस सरकार बनने से पहले, उन तमाम वादों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काम कर रही है। चाहे वो किसानों को पुराना बोनस देने से रिलेटेड मामला हो या किसानों की जो धान खरीदी का मामला हो, उसमें जो वादा किया था वादा किसानों के साथ निभा गया। छत्तीसगढ़ की महतारियों के साथ में जो वादा किया था महतारी बंधन योजना के तहत, उसका पैसा लगातार हमारे छत्तीसगढ़ की महतारियों के बैंक खाते में सीधे जा रहा है और उन्हें शिक्षा को लेकर क्या बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं की हालत छत्तीसगढ़ में बहुत खराब है। कहीं तो स्कूल की बिल्डिंग ऐसी हो चुकी कि वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते, कहीं पर टीचर्स ही नहीं है पढ़ाने के लिए, ऐसी स्थिति है। अब आज ही हम पढ़ रहे हैं कि अब जो शिक्षक जहाँ पे ज़्यादा है उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा और कई जगह तो स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहां पर हो रही है, यही एक तकलीफ है जो 5 वर्षों में कांग्रेस के शासन में शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ में 20 वर्षों से है, जब से छत्तीसगढ़ बना तब से शिक्षा एक बड़ी समस्या है। लेकिन जो दुर्दशा हुई है वो 5 वर्षों में हुई है। वो उस दुर्दशा को ठीक करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो उस पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव शासन सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास में है, आदरणीय मोहन अग्रवाल जी के शिक्षा मंत्री छोड़ने के बाद में, और उस पर तत्परता से कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्द जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। और जो भी
आज स्थिति बनी हुई है शिक्षकों की स्थिति इसीलिए किया गया कि जिस स्कूल में कहीं पर ज्यादा शिक्षक मौजूद है, कहीं पर शिक्षा की मौजूद नहीं है, उन सभी तमाम मुद्दों को देखते हुए उन सभी जिस तरह के आवश्यकताओं को बयान देखते हुए आपकी कदम पार्टी की उठाए। तरफ से आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 22 जुलाई को कोई काम की बात सदन में हो पाएगी या ये भी बस हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का तो काम ही है किसी भी मुद्दों को आगे लेकर करके आना, और ये उनके काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जहां तक जो कार्य श्रेणी की जो कार्य प्रणाली की बात की जाती है, तो सरकार अपना काम करेगी और जनता की योजनाओं को या जनता के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं वो विधानसभा सत्र में आपको नजर आएगा, और वो उसी पे ही आगे बढ़ेगी, उसी घोषणा पत्र पे आगे बढ़ते हुए काम करेगी। और नहीं, देखिए तो बहुत सारी- घोषणा पत्र तो ठीक है, वो तो आपने वादे किए आपको पूरा करना है, लेकिन जी। कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल बना है। बीते 6 महीनों में जिस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जी। आपके मात्र 6 महीने के कार्यकाल में, उस पर क्या कहेंगे आप? ये एक प्रकार से कहना चाहिए बहुत दुर्भाग्य की बात है जो ऐसी घटना हुई है यहाँ पर में, और उसमें सबसे बड़ी बात उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस उसमें राजनीति कर रही है। तो ये दुर्भाग्य ही है कि ऐसी घटना हुई है, ऊपर से कांग्रेस उसमें राजनीतिकरण दे रही है, उसका राजनीतिक रंग दे रही है, जबकि ऐसी कोई घटना जो है उसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए और शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए थी। और शासन अपने स्तर पर पूरा प्रणाली जो है वो काम कर रही है और लॉ एंड ठीक। ऑर्डर की स्थिति को ठीक करने में पूरी तरह से जोर लगा रही है और कर रही है, वापस से सुधारने की और अच्छे से अच्छा बनाने की कार्यप्रणाली पे ध्यान दे रही है। आज आप पिछले कैबिनेट की बैठक पर ही आपने देखा होगा, लास्ट जो कल के जो कैबिनेट की मीटिंग में कितना अच्छा एक निर्णय लिया है यहाँ पर विष्णुदेव साय की सरकार ने, जो 5 वर्ष की अधिक उम्र सीमा में छूट दी है छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को। उसके अलावा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर के जितने भी प्रकार के CSRDC से के माध्यम से ठीक है, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से भी। शिव सिंह जी, बिल्कुल। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है, भूपेश बघेल जी का काफी सारे बयान इसको लेकर देख चुके थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में अभी कोई 4 चांद नहीं लगे हुए थे कानून व्यवस्था में। देखिए अभिषेक जी, इस समय तो जो अभी 6 से 7 महीना होने जा रही है विष्णुदेव सरकार में, कानून व्यवस्था इतनी लचर है और लगाम नहीं है कानून व्यवस्था पर। जिस प्रकार से इतिहास में इतनी बड़ी घटना बड़ौदा बाजार की जो हुई है, SP कार्यालय और जिलाधीश कार्यालय को जला दिया गया है, और भी दिन दहाड़े चैन छिनतई हो रहा है, महिलाओं को निकलना मुश्किल हो गया है, और डकैती, चोरी, दुष्कर्म की घटनाएं इतना लगातार बढ़ते जा रही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है। लेकिन बड़ौदा बाजार की हिंसा को लेकर तो राज्य की सरकार आप पर ही आरोप लगा रही कि आपके नेताओं ने जाके वहां पर भाषण दिए और हिंसा को भड़काया। देखिए अभिषेक जी, कानून व्यवस्था सरकार की जवाबदारी है। सरकार, इसका मतलब सरकार फेल है। सरकार जो है लाइन ऑफ ऑर्डर को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही। अपनी जो नाकामियां हैं वो विपक्ष में बढ़ रही है। अगर नहीं, ऐसा है तो इसीलिए हम बोल रहे सर हैं। फेल तो आप भी हुए थे कबीरधाम में। जी जी, फिर तो आप भी हुए थे कबीरधाम में भूपेश बघेल की सरकार में, जब 2021 में जो हिंसक घटना हुई उस पर आप क्या कहेंगे? इनफैक्ट अगर मैं दोनों घटनाओं को मिलाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलती है। देखिए ये जो घटना हुआ है बड़ौदा बाजार की घटना अभी इनके सरकार में, ये ऐसा ऐतिहासिक घटना है कि ऐसा हिंदुस्तान में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो दागदार किया है। सरकार लापरवाही जो थी, इनकी इंटेलिजेंस फेल था, पुलिस व्यवस्था नहीं थी, अभी पूरे जांच में सामने आ गया है। दूसरा, शिक्षा मंत्री नहीं है अभी तक, विधानसभा चालू होने जा रहा है, शिक्षा की स्थिति अभी आपने भी देखा कि इतनी खराब है, और शिक्षा मंत्री नहीं है, संस्कृति मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी के कवर्धा वाले मामले पर आप बोल नहीं रहे, बोलने से बच रहे हैं। कवर्धा वाले मामले में सरकार कवर्धा का मामला है, साझा क्षेत्र का मामला है, ये दोनों पे प्रवक्ता जी को देना चाहिए, बयान देना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपने तो स्वीकार किया था ना तब कि चूक हुई थी, इतनी बड़ी भीड़ एक शहर में इकट्ठा हो गई और वहां पे जो दंगे भड़के। और बार बार ये ऐसा क्यों होता है कि अगर किस तरह की कोई शिव सिंह जी, नहीं एक मिनट आलोक जी, आपसे नहीं, शिव सिंह जी से सवाल था। कहाँ पे? वहां पे भी तो फेलियर हुआ था सर आपकी सरकार में। फेलियर हुआ था, जो दोषी लोग थे उन लोगों को जेल में डाल दिया गया था, कानूनी कार्रवाई की गई, कई लोगों को जेल के शिकंजों के पीछे किया गया। आज तक ये यहाँ की घटना में जो है निर्दोष लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा। सरकार अपनी फेलवर पर जो है फेल हो गई है, इसको छुपा रही है। और डिटेल में समझते हैं। नागेंद्र जी, ये आप थोड़ा क्लियर कीजिए कि राजनीति की वजह से सांप्रदायिक दंगे होते हैं या सांप्रदायिक दंगों की वजह से राजनीति? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत
हम लोग फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पहले इस तरह की घटनाएं बहुत छोटे स्तर पे होती थी, लेकिन हम बीते कुछ सालों में देख रहे हैं कि कितनी तेजी से जो सांप्रदायिक दंगे हैं, कम्युनल वायलेंस है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जैसे जैसे राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है किसी क्षेत्रों में, लगातार एक तरीके से ध्रुवीकरण जैसा होने लगता है। और इसका एक कारण ऐसा बनता है कि लगातार लोगों का एक लगाव किसी पार्टी पे, पार्टी के सिद्धांतों पे, और इसके चलते इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार होती हैं। और कुछ मामलों में, कवर्धा के मामले में आप देखिएगा तो उसमें भी कुछ इस तरीके की बातें लगातार हो रही थी, और धीरे धीरे वो मामला जो है उग्र रूप लेता चला गया। वही सर नागिन जी समझने की कोशिश है कि दो झंडे थे चौराहे पर लगे हुए, कभी उस पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, एक झंडा किसी ने उतार दिया। ये नहीं कि प्रोएक्टिवली आके प्रशासन वहां पे स्थिति को कंट्रोल करे, उल्टा आपने वहां अनुमति दे दी कुछ संगठनों को कि आके आइए प्रचार वहां पे आके प्रदर्शन कीजिए। कुछ इसी तरह का बालोदा बाजार में भी हुआ। खुद प्रशासन कह रहे हैं, सदानंद कुमार ने बयान दिया कि हमने अनुमति दी थी, हमें अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह के हालात बालोदा बाजार में बन जाएंगे। नहीं, दोनों को अगर आप देखिएगा तो मैं एक तुलनात्मक रूप से बताना चाहता हूं कि कबीरधाम जिला की जो मुख्यालय है, कवर्धा शहर जो है, वो अपने आप में एक धार्मिक सद्भाव का शहर है। इस शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी वर्ग के लोग बहुत प्रेम भाईचारा से बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं। और हम लगातार देखते थे कि हिंदू संत समागम की जो बात कही जा रही कि अभी हाल में शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। कवर्धा का अगर आप इतिहास उठा के देखिएगा तो यहाँ हर धर्म के अनुयायी लगातार रहे हैं। गांव-गांव में आप जाइए तो सभी धर्म के लोग गांव में बड़ी समरसता से रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में इस तरीके की बातें कभी नहीं होती थी, लेकिन अचानक ये जो लगातार इस क्षेत्र में पोलराइजेशन हुआ है, उसका एक असर है। अब बलौदा बाजार की घटना, इसमें सिंपल किसी चीज को जब इग्नोर कर दिया गया, एक घटना थी, उसको लगातार वो उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, और उस पे मुझे लगता है कि कहीं पर फेलवर हुआ, उस चीज को समझा नहीं गया, उस भावनाओं को लोग समझ नहीं पाए। अधिकारियों ने भी जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको ये अंदाजा नहीं रहा कि वो इतनी बड़ी तादाद में, और जब वो होते भी दिख रहे थे तो उनको तत्काल राजधानी में वरिष्ठ जनों से संपर्क करना था, अधिकारियों को बताना था ये सारी चीजों को। तो मुझे लगता है कि ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, उस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तकनीकी रूप से बहुत सारी खामियां थी। खामियां और राजनीति भी। नागिन जी, एक और बड़ी चिंता का विषय है जो हम देख रहे हैं राज्य में, आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है। मतलब कोई व्यक्ति धर्मांतरण का जो मुद्दा है उसको लेकर अगर देखें, कानून तो बना दिया गया है, लेकिन जिनको खतरा है, भले ही वो ईसाई हो या किसी भी और धर्म के हो, अगर वहाँ हिंसा फैल रही तो आपको रोकना चाहिए। अभी हाल ही में घटना है कि एक महिला की मौत हो जाती है, उनको शव दफनाने नहीं दिया गया, उल्टा उस चक्कर में वह हिंसा फैली, पूरे के पूरे परिवार को मार दिया गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये इन क्षेत्रों में बिल्कुल इनोसेंट आदिवासी रहते हैं, उनकी अपनी परंपराएं होती है। और मुझे लगता है कि अभिषेक जी, आपने जब शुरू ही किया था तो इसमें शिक्षा विभाग की महत्ता को भी आपने बताया था। तो जब इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार, तरीके की घटनाएं जो है, जो इसको कारित करने वाले लोग हैं, वो सीधे साधे लोगों के बीच उनकी अज्ञानता का लाभ उठा के अपनी पैठ बनाते हैं, और इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं से राजनीति में जोड़ने वाले लोग भी होते हैं, जो इसका बिल्कुल जैसे ही तवा गरम हुआ वो अपनी रोटी सेकने आ जाते हैं। तो कहीं ना जी कुछ कनेक्टिविटी इशू है। नागिन जी, आपके पास आऊंगा। पूरा जो सिस्टम है वो एक घटनाओं के पीछे। जी शिव सिंह जी, ये जो बात हो रही है राजनीति की, बालोदा बाजार के मामले में पार्टी के कई जो नेता हैं आपके, वो वहां पे पहुंचे, आपने काफी सारा भाषण वहां पे दिया, काफी सारे बयान भी आए, लेकिन आरंग के मामले में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई, जो 3 युवकों की हत्या हुई है, उनकी मौत हुई, हालांकि अभी भी वो जांच में है, तो उसको लेकर क्यों इतना प्रोएक्टिव नहीं दिखी कांग्रेस? देखिए, आरंग की घटना को लेकर पूरे एक्टिव थे हमारे कांग्रेस के संगठन के जिला अध्यक्ष, और जो सांसद चुनाव लड़े थे वो आरंग गए, थाने में जाके चेतावनी दे के आए कि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी हम बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद ही तो गिरफ्तारियां चालू होने लगी।
उसके पहले तो शासन जो है हाथ में हाथ धरे बैठी हुई थी। जब हमारी कांग्रेस के जो दो नेतागण जाके आरंग में थाने में प्रदर्शन किए और चेतावनी दे के आए कि अगर तत्काल गिरफ्तारी अगर नहीं होती, जो भी दोषी हो कानून के तहत, तो उनके ऊपर बड़ा एक्शन लेगी कांग्रेस। तब जाकर जो है छापामारी की गई और दोषियों को मेरी जहां गिरफ्तार किया तक गया। जानकारी है कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों ने वहां पे प्रदर्शन किया था और उसके बाद गिरफ्तारियां जो है शुरू हुई थी। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक जी, स्टेटमेंट पहले- आया था, पर वहां पे जहां तक मेरी जानकारी है वहां पे कांग्रेस की तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था। अभिषेक जी, मेरी जो जानकारी में है, मैं आपकी जानकारी को नहीं बोल, लेकिन मेरी जानकारी कि सबसे पहले कांग्रेस के नेता हमारे जो गए थे, विकास उपाध्याय और उद्धव वर्मा जो जिला अध्यक्ष हैं, ये आरंग थाने में गए थे और वहाँ भनपुर थाने भी संबंधित थाने में जाके वहाँ पे टीआई से मिलके विरोध दर्ज करके आए थे और चेतावनी दे के आए थे कि बहुत जल्द अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तब जाकर एक्शन में आई पुलिस और धड़ा सबसे पहले एक दोषी को पकड़ी है। इधर इनके जो नेता है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी तो सीधा बचाव कर रहे हैं। मामले उस पे भी आगे जवाब ले लेते हैं। आलोक सोनी जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस जो है राजनीति करती है, हमने सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा मापदंड सही रखा है, तो ये आरंग वाले मामले में क्या हो गया? ये समझने वाली विषय है कि जब घटना होती है उसके 14 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, वहां पे संगठन प्रदर्शन पर उतर जाता है, 14 दिन के बाद गिरफ्तारी हो रही है, वो आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के घर से पकड़ा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? देखिए, वो जो घटना आरंग वाली घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, उस घटना में अभी फिलहाल वर्तमान में सरकार जांच कर रही है और जांच के अनुसार उस पर कार्रवाई चल रही है। और उसमें एक जो व्यक्ति, जो आखिरी जीवित व्यक्ति था, वो उसके होश में आने का, उसके बयान के लिए पुलिस इंतजार करती रही, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि वो भी नहीं बचाया जा सका उसे भी, तब फिर पुलिस ने ना, क्योंकि उसमें वो एक व्यक्ति जीवित था, वो गवाह के रूप में उनसे गवाही ली जा सकती थी, उनसे पूछा जा सकता कि घटना के संबंध में क्या हुआ, कैसी चीज हुई थी। जब वो जीवित नहीं रहे, उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुई है और सक्रिय हुई कि अपने स्तर पे वो जांच करके वो जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, पर आप कहते हैं कि इस तरह के मामलों में, सांप्रदायिक मामलों में हम राजनीति नहीं करते। एसआईटी गठित कर दी गई, आरंग मामले में जांच चल रही है, बीच में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आते हैं, बयान दे देते हैं कि वो जो है वो खुद की गलती से मरे थे, उन्होंने सुसाइड किया था, ये मामला नहीं है, तो फिर एसआईटी की जांच की जरूरत क्या है? आपकी पार्टी के बड़े नेता ने खुद ही क्लीन चिट दे दी है, क्यों करा रहे जांच? ये उनका अपना मत हो सकता है सर, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आप उसे इतना इस तरह से अंडरमाइन नहीं कर सकते, वो भी इतने बड़े संगीन मामले। बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर शासन प्रशासन जांच कर रही है और जांच करने में किसी को क्या परेशानी है? अगर जांच हो रही है तो ये अच्छी है, ये जनता के लिए भी अच्छा है, ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, ये सभी क्षेत्र के लिए अच्छा है। यही तो मेरा सवाल है सर, कि पहले तो 14 दिन तक गिरफ्तारी नहीं होती है, 14 दिन के बाद जब गिरफ्तारी होती है और कुछ उसमें धार्मिक संगठन के आरोपी सामने आते हैं जिनकी गिरफ्तारी होती है, रायपुर में प्रदर्शन होने लगता है, जेल भरो आंदोलन होने लगता है, ये क्या हो रहा है? सभी धार्मिक संगठनों को अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार है, संविधान से उन्हें ताकत मिली हुई है, वो अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और शासन तो अपना काम करेगा ना। तो शासन अपना काम कर रहा है, जांच कर रहा है और जांच करने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। अब रही बात ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की, उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो ठीक है, ये उनके अपने खुद के नहीं, पर उन्होंने ये जो बयान दिया, मुझे उस पर आपका जवाब चाहिए आलोक जी। जो ब्रिजमोहन जी ने कहा कि गायों की तस्करी एक समाज विशेष के लोग कर रहे हैं, मैं इस स्टेटमेंट को किस तरह से लूं? उन्होंने व्यापक स्तर पे जो बातें हो रही है उसी बात को उन्होंने दोहराया है। आपको नहीं लगता कि स्टेटमेंट काफी ज्यादा कम्युनल है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है? कम्युनल नहीं है। देखिए, आज समाज में जो हो रहा है, अगर वो चीजों को अगर नेता और मीडिया परिलक्षित नहीं करेगी, अगर आईना नहीं दिखाएगी, आम जनता तक उस बात को नहीं पहुंचाएगी, तो फिर कौन पहुंचाएगा? तो यदि एक कोई समाज जो है उस तस्करी से या उस तरह के कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है, उसको एक हमारे नेताजी ने, हमारे वरिष्ठ नेता ने यदि वो बात कही है, तो क्या गलत है उसमें? आज यदि समाज में आप सही मानते हैं इस बयान को? देखिए, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ ठीक, कि यदि उन्होंने कुछ कहा है तो जो समाज में जो चीजें हो रही है, जो परिचित है, उसे ही उन्होंने दोहराया है, कोई गलत बात नहीं। चलिए, इस पे एक कदम थोड़ा और आगे जाते हैं। नागेंद्र जी,
ये जो तस्करी के मामले हैं, इसमें हम कॉमनली देख रहे हैं कि कुछ धार्मिक संगठन हैं, जाते हैं, ट्रक रुकवाते हैं। जो आरंग में जो घटना हुई, जो कहानी अब तक निकल कर सामने आई है कि ट्रक को जाके रुकवाया गया, उन लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये आज भी अपने आप में सवाल है। लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर हालात इतने बिगड़ते चले गए। मेरा सवाल ये है कि हम अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो सिर्फ तस्करों पर क्यों कर रहे हैं? वो जो मवेशी बेच देते हैं उन तस्करों को, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, इन समस्याओं की जड़ पे जाना चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इस तरह की घटनाओं में जिसकी भी हिस्सेदारी है, क्योंकि आमतौर पे हम एक ही पक्ष को देख पाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भी देखते हैं। तो हमेशा इसमें जो ट्रांसपोर्टर है या मौके पे जो पकड़ा जाता है वो इन मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है। लेकिन इसके पीछे जो मुझे लगता है बड़े मगरमच्छ जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित बच जाते हैं, जिन उनको तो लाखों करोड़ों के फायदे होते हैं इस तरीके के कारोबार में पशु की तस्करी करने से। लेकिन ये जो होते हैं ये बहुत छोटी छोटी राशि में अपना काम करते हैं, जान हथेली पे लेकर जाते हैं। इनको मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता हो। क्या नागेंद्र जी, अगर मैं इसे ब्रजमोहन अग्रवाल जी की भाषा में कहूं तो ये जो पशुपालक होते हैं ये दूसरे समाज से आते हैं, जिनके ऊपर जो राजनीतिक दल है अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेक पाएंगे, इसलिए क्या इनको हाथ नहीं लगाया जाता? पुलिस कार्रवाई नहीं करती? ये किसी कार्रवाई है कि कोई अगर प्रोडक्ट स्मगल कर रहा है तो आप सिर्फ स्मगलर को पकड़ोगे या उसके सरगना को भी पकड़ोगे? बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि सरगना ही पकड़ा जाना चाहिए। जांच जो है बिल्कुल पारदर्शिता से होनी चाहिए, इसको एक धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजों को अगर आप बिल्कुल जनता के सामने बिल्कुल सही ढंग से समझने की हो जाती है, उसके बाद वो कोई पीड़ित है तो मुझे लगता है कि पुलिस उस पर काम कर रही है। लेकिन उस पर जब धार्मिक ढंग सामने आने लगते हैं विरोध में या उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाता है और वो घटना जो है या राजनीतिक दलों का जब हस्तक्षेप होता है उन घटनाओं में, तो वो घटना की गंभीरता जो है उसमें भी काफी बदलाव आता है। कुछ चीजें जो छोटी हैं वो बड़ी हो जाती है, कुछ बड़ी चीजें होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से समाज में भी नकारात्मक असर होता है। ठीक है, समय सीमित है, मैं जल्दी से जवाब चाहूंगा आपसे। शिव सिंह जी, लगातार आप सदन के बाहर तो आप इन तमाम मुद्दों पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन ये जो गंभीर मसले हैं, क्योंकि आपकी बघेल सरकार में भी आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से धार्मिक उन्माद, धार्मिक हिंसा फैली, शहरी क्षेत्रों तक में हमने इस तरह के हालात देखे, आप नियंत्रण नहीं कर पाए। आज आप विपक्ष में खड़े हैं और शायद कहीं ना कहीं ये सारे तमाम कारण भी हैं जिसके कारण आप चुनाव में आपको नुकसान हुआ है। अब सदन में क्या हंगामा ही करेंगे या फिर इन मुद्दों को रखा जाएगा, बातचीत करने की कोशिश होगी? क्योंकि भूपेश बघेल जी ने बयान तो दे दिया कि सदन का सत्र छोटा है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी वो स्थगित हो जाता है। सत्र 4 दिन का होता है, 2 दिन नहीं चल पाता, क्योंकि आप लोग बातचीत करना ही नहीं चाहते। देखिए भट्टाचार्य जी, अगर हमें जो है जनता ने जो है नेता सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जनादेश दिया है, तो हम जो है सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अगर ये हमसे हमारे से चर्चा करना चाहेंगे, सवालों का जवाब देंगे तो हम इससे चर्चा करेंगे। अगर चर्चा में सहयोग नहीं करेंगे, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है और दीपक वैद्य जी तो पहले ही बोल रहे हैं कि हम बाहर भी प्रदर्शन करेंगे, अंदर भी प्रदर्शन करेंगे। हम लोग तो बिल्कुल विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव बाहर कर रहे हैं और अंदर सदन में भी जो है जम के जो है जनता की समस्या को लेकर लड़ा जाएगा। ठीक है, मैं भी चाहूंगा इस चर्चा को यहीं पे रोकना होगा। अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष के पास भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सरकार के सामने भी काफी सारी चुनौतियां भी हैं और कई सारी जो वादे उन्होंने की हैं उसको निभाने की जिम्मेदारी भी। खैर, अब सत्र में क्या होता है ये देखने का विषय होगा। फिलहाल जो मुद्दे निकलकर सामने आते हैं वो काफी गंभीर है, जिन पर सोचने और विचारने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।